नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं एनेट, सेंसेई और बाकी सबको, वो लोग अब उस टेम्पल में आ चुके हैं। वहाँ पे आते ही वहाँ की हालत सब देखते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। एनेट एक बंदा को छूने के लिए जाती, ईशा उसे रोकती है और कहती है इस पे अभी भी मैजिक का सेंस हो रही है तो मत करो ऐसा। वो लोग अब अंदर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब वो टेम्पल के अंदर आते हैं, आने के बाद देखते हैं वहीं पे वुल्फ को वो लटका हुआ था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थे और उसको ऐसे लटके हुए देख के वो लोग गुस्से में उससे पूछते हैं कौन हो तुम आखिर। तभी वो उठती है और कहती है मैं हूँ यूरिको। एक वक्त था जब मास्टर वुल्फ ने मुझे ट्रेनिंग दिया था और अब लोग मुझे द फॉलन एंजल ऑफ ग्रीड के नाम से जानते हैं। ये सुनते ही वो सब चौंकते हैं। तभी देखते हैं वो कहती है ये सिर्फ हम दोनों की समय है। और तभी वो अपनी पावर का यूज़ करती है और चारों तरफ उनके ऊपर अटैक करने लगती है। उसकी पावर की वजह से वहाँ पे हम देखते हैं कुछ स्केलेटन वहाँ से ज़मीन से बाहर निकलते हैं और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वो सब एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वो उसे रोकने के लिए कहता, पर वो कहती है मास्टर एक वक्त था जब आपने ही मुझे ये सब सिखाया था। वहाँ पे सबको लड़ते हुए देखते हैं। एनेट अपनी शील्ड का यूज़ करती है, दूसरी तरफ ईशा अपनी पावर का यूज़ करती है। नीर वो भी उन पर अटैक करने के लिए आगे जाता, पर वो लोग उसकी तलवार का आसानी से सामना करते हैं, उसे मारते। पर उससे पहले ही वहीं पे तामा आती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सबको दूर फेंक देती है। पर तभी नीर सामने देखते हुए डरते हुए कहता है तामा। यूरी को फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्केलेटन फिर से उठते हैं और उन पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, सबको घेर लेते हैं। यूरी को कहती है ये तब तक उठते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक तुम लोग हार ना मान जाओ, क्योंकि यही मैं चाहती हूँ और यही तो है मेरा ग्रेड। तभी देखते हैं एक स्केलेटन आके ईशा को धक्का मारता है, जिसके वजह से ईशा यूरिको के पास आके गिरती है और कहती है बताओ मुझे क्या हुआ था तुम दोनों के बीच। वो तो एक बहुत अच्छा टीचर हुआ करता था, तो किस वजह से वो आज ऐसा बन चुका है और तुम ऐसा बन चुकी हो। यूरिको ये सुनती है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब पहली बार यूरिको इस दुनिया में आई थी। वो छोटी थी, उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वुल्फ उससे बार बार कहता था उसे ये सब छोड़ देना चाहिए, उसे लड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इस दुनिया में शांति से जीने के बारे में सोचना चाहिए। पर वो फिर भी ट्राई करती, वो हार नहीं मानती। उसको ऐसा हार्ड वर्क करते हुए देख के वुल्फ कहता मैं समझा तुम बहुत हार्ड वर्कर हो, चिंता मत करो, तुम्हारी पावर एक ना एक दिन ज़रूर ब्लॉसम होगी। ये सुन के यूरिको को बहुत बहुत अच्छा लगता है और तब से मैंने अपनी ज़िंदगी अपने आप को ट्रेन करने में सौंप दी। बहुत कम समय होते थे जब मैं ब्रेक लिया करती थी, पर एक दिन उसके आने से सब कुछ बदल गई। और तभी देखते हैं हम और एक हीरो को इस दुनिया में आते हुए। वो भी एक लड़की थी जो कि छोटी थी। वो कहती है उसके आने से सब कुछ बदल गई। मास्टर ने मुझे अटेंशन देना पूरी तरह से बंद कर दिया था। ऐसा भी हुआ एक दिन कि मेरा पावर्स वो थोड़े से काम करने लगे, जिसकी वजह से मैं मास्टर को दिखाने के लिए जा ही रही थी, पर तब मैं अपने सामने देखती हूँ वो उसी लड़की को प्रेस करे जा रहे थे। वो कह रहे थे कि वो उसके ही आने का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि आके डार्क लॉर्ड को हराएगी। और तब फाइनली मेरी पावर्स जाग उठी और उस वक्त मैंने उस लड़की को ही अपने रास्ते से हटा दिया। प्रेजेंट में हम देखते हैं वो अपने मास्टर को शुक्रिया कहती है कि उसके वजह से और उस दिन अगर वो चीज़ ना हुई होती तो शायद आज भी वो कमज़ोर होती। तभी देखते हैं वो अपने सारे स्केलेटन को अपने पास बुला लेती है और अपनी असली पावर यानी उसके पीछे हम बहुत बड़े से क्रीचर को देखते हैं, उसको बाहर निकालते हुए कहती है अब मेरे पास कुछ भी नहीं रखा है, अब मैं अगर गिर सकती हूँ तो बहुत बहुत नीचे गिर सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक लड़की को कंज्यूम करी है। तभी देखते हैं वो क्रीचर एक बहुत खतरनाक हथियार बाहर निकालता है। वो कहती है अब मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ। वुल्फ अब चीखने लगता है, उसे रोकने के लिए कहने लगता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। पर तभी देखते हैं वुल्फ के पीछे की दीवार पूरी तरह से टूट जाता है और वहीं से एंट्री होता है सेंसेई की। वो आते ही उसके पास जाता है, उसे देखते हुए कहता है ओह तुम दोनों एक जैसे ही दिखते हो मेलोस। और तभी देखते हैं मेलोस के ऊपर बैठी हुई वही लेडी आती है। वुल्फ और यूरिको दोनों उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो कहती है क्या तुम हिकारी हो। सेंसेई कहता है अब मैंने तुम्हारी सिस्टर की स्टोरी तो लिख दी है, पर तुम्हारी अभी बाकी है। सिस्टर। ये सुन के सभी चौंकते हैं और उन दोनों को देखते हुए कहते हैं क्या सच में वो दोनों सिस्टर्स है। तभी सेंसेई कहता है वैसे रास्ते पे आते टाइम तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे बारे में भी बोली थी, तुम्हारी फैमिली 3 लोगों की थी
तुम्हारी सिस्टर बचपन से ही बीमार हुआ करती थी और तुम हमेशा उसका ध्यान रखा करती थी। ये बात वो लेडी भी कहती है। हाँ, वो हमेशा मेरी ख्याल रखा करती थी। यहाँ तक कि उसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, यूनिफॉर्म भी रखा हुआ था, पर बहुत कम ऐसा होता था कि वो मुझे रख के स्कूल जाया करती थी। पर सेंसेई तभी और कुछ कहता है। वो कहती है रुक जाओ और एक भी बात नहीं। और तभी देखते हैं वो सारे स्केलेटन को फिर से बाहर निकालती है, सेंसेई के ऊपर हमला कर देती है। वो सारे स्केलेटन सेंसेई के ऊपर तलवार रखते हैं, जो देख के सेंसेई बहुत बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ये बहुत ही डिलाइटफुल है, पर आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि इन सब को इन्हें ही हैंडल करना होगा। तभी देखते हैं तामा आके वो सारे स्केलेटन को बहुत खतरनाक तरीके से हीट करती है, जिसके वजह से वो सब टूट जाते हैं। सेंसेई आगे आते हुए कहने लगते हैं मैं हूँ एक ऑथर और मैं तुम्हारी स्टोरी बिना लिखे मर नहीं सकता। यहाँ तक कि उसकी सिस्टर भी उसे रोकने के लिए कहती है, पर ये सुन के यूरी को कहती है तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि मैं कैसी सिस्टर हूँ। मैं और काइंड कभी नहीं, मैं हमेशा तुम्हें हेट करती थी क्योंकि तुमने मुझसे मेरे यूथ को ही चुराई थी। हिकारी बहुत शौक होती है और तभी वो कंटिन्यू करती है और कहती है जब तक तुम यहाँ पे नहीं आई थी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी, पर फिर से उस दुनिया से तुम इस दुनिया में आके भी मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब और नहीं, और तुम मेरे रास्ते में नहीं आ पाओगी। और फिर से वो अपने क्रीचर को बाहर निकालती है, जो कि उसी खतरनाक हथियार को बाहर निकाल के उसे मारना चाहता था। पर सेंसेई अब आगे जाने लगता है और कहता है तो तुम यही चाहते हो ना। ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो अपने क्रीचर से सेंसेई के ऊपर हमला करवाता। पर तभी वहाँ पे बुफ उसके सामने आ जाता है, उसकी हाथ में उसका अटैक लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं बुफ का हाथ और आधा बॉडी धीरे धीरे ओल्ड होने लगता है। यूरी को ये देख के शौक होती है और वो क्रीचर भी गायब हो जाता है। बुफ कहता है यूरी को आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे फील करती हो। पर तभी वापस सेंसेई आता है और उससे इन सब से बाहर रहने को कहता है कि इस कहानी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। अब सेंसेई आगे जाने लगते हैं और उससे एक ही सवाल करने लगते हैं क्या है जो तुम चाहती हो, बताओ क्या है वो। पर ये सुन के फिर से उसे गुस्सा आता है और वो फिर से स्केलेटन से सेंसेई के ऊपर हमला करवा देती है। अब सेंसेई के बॉडी से बहुत सारा खून निकलने लगता है, पर सेंसेई नहीं रुकता। वो उसके पास जाके उसको कहता है मैं एक ऑथर हूँ और मैं वो लिखना चाहता हूँ जो कि तुम ट्रूली फील करती हो। यूरी को शांत होती है, उसकी स्केलेटन भी गायब होते हैं और कहती है मैं क्या चाहती हूँ। और तभी हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जब उसकी ग्रेजुएशन डे थी। वो स्कूल जाना चाहता था, वो भी चाहता था उसकी डैड भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करे, यहाँ तक कि वो उसके डैड से कहती, पर उससे पहले ही उसके डैड हिकारी की ख्याल रखने के लिए कह के वहाँ से चले जाता है। वो अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर देती है, यहाँ तक कि उसी दिन सब कुछ ख़त्म होने के बाद वो अपनी ड्रेस पहन के स्कूल में जाती है और अपने आप को ही कॉन्ग्रेचुलेट करती है। पर शाम हो चुकी थी। घर आके जब देखती है कि हिकारी के रूम पे लाइट जल रही थी, वो दौड़ते हुए अंदर आती है और तभी देखती है डॉक्टर आया था। वो बहुत चौंकी हुई थी। वो अपने डैड से कुछ कहती, उससे पहले ही उसके डैड उसे आके मारते हैं। वो कहता है तुम बाहर मज़े के लिए गई थी और यहाँ पे तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन मर सकती थी। वो अंदर जाती है, देखती है कि हिकारी को ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ है, सिर्फ फीवर आई थी। और तब पीछे से उसके डैड उसका हेयर टाई, आई एम सॉरी अगर इसे और कुछ कहते हैं तो, वो निकालते हुए वहाँ पे फेंकते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है ये क्या बकवास पहनी हुई हो तुम। वो अपने ही उस टाई को देखती है। वो महसूस करती है कि वो बहुत दूर है और उसकी पापा उसकी केयर कभी नहीं करते थे, सिर्फ हिकारी को छोड़ के। और उस दिन मैंने अपना सारा होप खो दी थी, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा और चाहती थी, पर क्या करती, मेरे थोड़े से और की वजह से ही यहाँ पे भी मैंने अपने सिस्टर को मार दिया था। मैं एक बिल्कुल अच्छी सिस्टर नहीं हूँ। वो रोने लगते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, उसका जो आंसू है वो पूरी तरह से डार्क है। अब सेंसेई उसे समझाता है कि जो तुम्हारा ये थोड़ा सा और चाहना कि लोग तुम्हें थोड़ा सा अटेंशन दे, ये बिल्कुल बुरा नहीं है, ये कोई ग्रीड नहीं है, इस दुनिया में ये सभी चाहते हैं। तभी देखते हैं हिकारी उसको आके जकड़ लेती है और रोने लगती है, सॉरी कहती है। तभी सेंसेई कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन इस दुनिया में कैसे आई और क्यों आई। तभी हमें थोड़े से और पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूरिको के आने के बाद उसकी सिस्टर हमेशा उसके लिए चिंता करती, हमेशा उसके वेट करती, पर वहाँ पे उसको संभालने के लिए वो नहीं थी। सेंसेई कहता है तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे बिना पूरी तरह से होपलेस हो चुकी थी। यूरिको रोने लगती है। अब उसकी आंसू को नोटिस करना, ये पूरी तरह से नॉर्मल आंसू की तरह हो चुके हैं। सेंसेई कहता है वो सोचती थी कि वो अब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है तो वो तुम्हें देखने के लिए
यहाँ पे इस दुनिया तक चली आई ताकि वो एक और बार तुम्हें देख सके। अब ये सारे बातें सुन के बुफ भी कहता है आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं ही अच्छी टीचर नहीं थी। तभी हमें थोड़े से और पास्ट की सीन दिखाया जाता है। जब पहली बार हिकारी इस दुनिया में आई थी तब दोनों बहनें एक दूसरे को देख के बहुत खुश थे। यहाँ तक कि हिकारी ने ही बुफ को कही थी कि वो खुद लड़ लेगी, चाहे वो डार्क लॉर्ड या फिर कोई भी हो, पर इस दुनिया में कम से कम उसकी बहन को शांति से रहने देने के लिए कहती है। बुफ कहता है तुम दोनों ही एक दूसरे को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्रेजेंट में दिखाया जाता है अब सेंसेई की बुक ग्लो होने लगता है, उसमें से पेजेस निकल के उन दोनों को घेर लेते हैं। सेंसेई कहता है तुम दोनों बहनों के बीच सच में कितना खूबसूरत एक प्यार की कहानी है। हम देखते हैं वहाँ पे सभी इस चीज़ को होते हुए देख रहे थे और अब बुफ देखते हुए चौंकते हुए कहता है इसी के बारे में पोप हमें कह रहे थे। सेंसेई अपने नोटबुक से एक पेज को फाड़ते हुए कहता है तुम दोनों की इतनी खूबसूरत स्टोरी मेरे हाथों से ख़त्म नहीं होना चाहिए। और तभी देखते हैं यूरिको की जो पावर थी, यानी उसके अंदर जो ग्रीड की पावर थी, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। जो पेजेस उनके चारों तरफ घूम रहे थे वो ग्लो होते हैं, जिसकी वजह से वो पावर भी या फिर वो क्रीचर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और अब देखते हैं जो भी कुछ यूरिको ने किया था, यानी उसकी बहन का एज हो जाना या फिर बुफ की एज हो जाना, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। टेंपल की चारों तरफ या फिर इस दुनिया में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जो भी यूरिको ने गड़बड़ किया था, यूरिको कहती है ये क्या है। एनेट उसे समझाती है कि अब वो अपनी असली दुनिया में वापस चली जाएगी। ये सुन के यूरिको बहुत खुश होती है और वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुए थे, इसके वजह से वो माफ़ी मांगती है। यहाँ तक कि बुफ उससे थैंक्स कहती है उसको ट्रेन करने के लिए। और तभी कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम उनके घर में देखते हैं, यानी यूरिको के घर में देखते हैं। हिकारी सोई हुई थी, यूरिको आके विंडो खोलती है और उससे बात करने लगती है। तुम सोते हुए बहुत खुश लग रही थी। वो कहती है सिस्टर आपको पता है मैंने बहुत अच्छा एक सपना देखा। जब यूरिको उसके ड्रीम के बारे में पूछती है वो कहती है आप हंसेंगी और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है ना। नहीं हिकारी, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और तब वो कहती है अपने सपने के बारे में, दूर एक दुनिया के बारे में। ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। सच में ये एपिसोड बहुत ज़्यादा सूदिंग था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।